विद्यार्थी मित्रों, आज हम लेसन नंबर 11 एक यात्रा यह भी, जिसके लेखक श्री है रामतरस मिश्र, जिनका जन्म सन 1924 में हुआ था। वह एक उच्च कोटि के साहित्यकार भी रह चुके हैं। उन्होंने बहुत सारे उपन्यास, कविताएं एवं कहानी संग्रह भी लिखे हुए हैं। यहाँ पर जो एक यात्रा यह भी है वह एक कहानी है। इस कहानी के अंदर क्या होता है तो एक ऑटो वाला एक रिक्शे वाले से परिचित होने के बाद उसके जीवन के अंदर क्या घटना घटती है, ये सारी बातें यहाँ पर लेखक ने प्रस्तुत की है। और किस तरह से वह ऑटो वाले ने एक नारी के प्रति सब दिखावा करते हैं कि भी नारी का सम्मान करना चाहिए, किस तरह से नारी के हमारे जीवन के अंदर अहमियत होती है, ये सारी बात लोग कहते हैं, कविता के अंदर लिखते हैं। पर किस तरह से वो उस ऑटो वाले ने अपने जीवन के अंदर वो सारी बातें प्रस्तुत की है, वो सारी बातें यहाँ पर हमने लेखक ने खुलकर बताया है कि किस तरह से वो एक ऑटो वाले ने स्त्री सम्मान, स्त्री सुरक्षा एवं आत्मीयतापूर्ण संबंधों की खूबी से प्रस्तुत यहाँ पर किया गया है। एक प्रेरक प्रसंग भी है और यह एक यात्रा यह भी का साहित्य प्रकार है कहानी। ये कहानी के अंदर क्या बात बताई गई है कि एक बार लेखक और उनकी पत्नी ग्वालियर आते पर लेखक यात्रा पर यानी कि यात्रा करने से बहुत ही डरते थे। उन्हें बहुत डर लग रहा है कि किस तरह से कैसे कैसे लोग हमारे आसपास भटकते रहते हैं, अंट संट एक कैसी बातें करते रहते हैं कि उन्हें कि बहुत ही भय लगा रहता था कि किस तरह से कि हमें कैसे कैसे लोग हमारे सामने आते हैं। तो एक बार वह ग्वालियर आते हैं। ग्वालियर आने के बाद वह स्टेशन पर उतरते ही पीछे ऑटो वाले की भीड़ लगी रहती है। तो एक ऑटो वाले ने उनसे कहा कि बाबूजी, आपको कहीं तो जाना ही होगा ना, तो फिर चलो ना, आकर मेरी ही ऑटो में क्यों नहीं बैठ जाते। वो ऑटो वाले की जिद भरी आवाज़ सुनकर लेखक और उनकी पत्नी उसकी ऑटो में बैठ जाते हैं और उन्हें जहाँ पर जाना था डॉक्टर के क्लिनिक पर, तो वहाँ पर वो ले जाता है। वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि वह डॉक्टर ने अपना क्लिनिक किसी और जगह पर शिफ्ट कर दिया है। तो वहाँ जाने के बाद वह दूसरी जगह पर भी वह ऑटो वाला उन्हें ले जाता है। वहाँ पर लगभग 1 घंटा के बाद वह क्लिनिक के अंदर से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते देखते ही लेखक और उनकी पत्नी चौंक उठते हैं। अरे भाई, 1 घंटे तक भाई कोई ऑटो वाला बाहर खड़ा रहता है क्या? वो देखते हैं कि भाई तुम 1 घंटे तक यहाँ पर ही खड़े रहते हो कि हाँ बाबूजी, आप इस शहर में नए हो इसलिए कि मैं यहाँ पर खड़ा रहता हूँ, बोलिए अब आपको कहाँ जाना है। तो उन दोनों के बीच में ऐसी आत्मीयता बंध गई थी। लेखक को भी ऐसा लगा कि भाई इसके अंदर कुछ है, कुछ अलग बात है इसके अंदर। लेखक ने पूछा कि अरे तुम्हारा नाम तो बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? तो वो ऑटो वाले ने अपना नाम बताया कि मेरा नाम मोहन है। ऑटो वाले का नाम क्या था? मोहन। तो उसने अपना नाम भी बताया कि मोहन चलो अब हमें अपनी होटल पर ले चलो जहाँ पर हम रुके हैं। वहाँ जाते हैं। मोहन भी पूछता है कि क्या आप इस शहर के अंदर घूमना फिरना करोगे? तब लेखक और उनकी पत्नी के आज तो हम बहुत ही थक गए हैं, कल सोचेंगे। तो मोहन क्या कह रहा है कि अच्छा ठीक है, कल सोचो, आप सोचकर मुझे बताना, ये लीजिए मेरा फ़ोन नंबर। उन दोनों के बीच में इस तरह से आत्मीयता बंध गई थी। तो वो मोहन लेखक को बाबूजी और उनकी पत्नी को अम्मा के नाम से संबोधित करने लगा था। और फिर चाय की दूसरे दिन की बात है कि दूसरे दिन चाय की चुस्की के साथ दोनों ने आपस में बातचीत करना शुरू कर दिया। लेखक की पत्नी ने पूछा कि क्या तुम ग्वालियर के ही रहने वाले हो? तब मोहन ने बताया कि नहीं, मैं मूलतः आगरा का रहने वाला हूँ। यहाँ पर तो नौकरी की तलाश में आया थी और मेरे बचपन में ही मेरे अम्मा और बाबूजी गुजर गए थे। मेरे भाई और भाभी ने मुझे बड़ा किया। मेरे भाई भी पेशे से वकील है और मैंने भी बीए पास किया हुआ है। और इस तरह से ये बातचीत उन्होंने शुरू करता है और करते करते वह एकदम चुप्पी सी छा गई उसके अंदर। तो लेखक और उनकी पत्नी को भी लगा कि इसके जीवन के अंदर कुछ ऐसी घटना घटित हुई है कि जैसे उसके अंदर एक वह ऐसा भाव विभोर हो जाता है कि क्या हुआ है इसके जीवन के अंदर। पर उन दोनों ने कोई फोर्स नहीं किया कि क्या हुआ। फिर से मोहन ने अपने आप ही सारी बातें प्रारंभ की कि क्या हुआ था उसके जीवन के अंदर। तो उसने कहा कि बाबूजी, एक बार मैं रास्ते से गुजर रहा था तो अचानक से कोई लड़की की रोने की आवाज़ मुझे सुनी और वह कह रही थी कि मोहन मेरी मदद करो,
कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तब वह मोहन ने देखा कि वह पहचानी हुई लड़की थी और वह रो रही थी। तो मोहन ने जाकर पूछा कि क्या हुआ, किस तरह से तुम मुझे मदद क्यों मांग रही हो। तब वह लड़की ने कहा कि मेरे बाबूजी किसी आधेड़ के हाथ मुझे बेच रहे, मेरी शादी करवा रहे, वो बहुत ही वृद्ध है, मुझे बचा लो, मैं उसके साथ शादी करने से बेहतर है कि मैं कुएं में गिरकर मर जाऊं। तभी मोहन को ऐसा लग रहा है कि इस लड़की की मुझे मदद करनी चाहिए। वहाँ से मोहन उस लड़की को लेकर पुलिस स्टेशन जाता है। वह थानेदार के पास जाता है। थानेदार के पास जाकर सारी बातें विस्तार से वह करता है कि किस तरह से ये लड़की मुसीबत में थी और मैंने उसकी मदद की और वह आपके सामने मैं उसको लेकर आया हूँ। थानेदार ने भी सारी बात सुनी। वो भी सोचने लगा कि ये क्या किया जाए अब इसका। तो FIR करूँगा तो कि उसके लड़की के बाबूजी आएंगे तो सारा मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगा। तो थानेदार ने भी क्या सोचा, वो भी एक अच्छा इंसान था। थानेदार भी कविताएं भी अच्छी लिख रहा था, वो भी एक कवि था और उसकी कविताएं मानवीय संवेदना से भरी हुई रहती थी। तो थानेदार ने क्या किया कि कुछ दिनों के लिए वो लड़की को नारी निकेतन में भेज दिया। उसके बाद फिर कि हम देखेंगे कि आगे क्या किया जाए। थानेदार ने मोहन से पूछा, क्या तुम्हें ये लड़की पसंद है? मोहन थोड़ी देर तो चौंक उठा कि ये कैसा सवाल मुझे कर रहे हैं कि क्या तुम्हें ये लड़की पसंद है, तुम इस लड़की से शादी क्यों नहीं कर लेते। तो मोहन सोच में पड़ गया। फिर वो लड़की से पूछा गया कि क्या तुम्हें मोहन पसंद है, तुम दोनों आपस में शादी कर लो तो ये सारी बातें यहाँ पर बंद हो जाए। मोहन ने भी हाँ की, उस लड़की ने भी हाँ कर दी, तो दोनों की शादी हो जाती है। पर बात यह यहाँ पर पूरी नहीं होती है। उसके भाई और भाभी उन दोनों की शादी को स्वीकार नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि भाभी को उनकी बहन से मोहन की शादी करवानी थी, इसीलिए भाई भाभी ने मोहन को घर से बाहर निकाल दिया। और बाहर निकालने के बाद दोनों यहाँ पर ग्वालियर में आकर रहने लगे। वो BA पास था पर नौकरी की खोज कर रहा था। नौकरी ना मिलने के कारण वह ऑटो चलाकर अपना गुजारा कर रहा था। वहाँ पर ही ये दोनों यानी कि लेखक और उनकी पत्नी उन्हें मिले। ये सारी बातें उनके सामने रखी। तभी लेखक ने कहा कि वाह मोहन, तुम तो बहुत ही अच्छे आदमी हो। जो लोग ऐसी बातें करते हैं कि भाई नहीं, हमें नारियों का सम्मान करना चाहिए, नारियों की रक्षा करनी चाहिए, स्त्री सम्मान की ऐसी बातें करते रहते हैं, पर तुमने तो अपने जीवन के अंदर ये सारी बातें उतारी है। कविताओं के अंदर, लेखों के अंदर सब लोग ऐसी बातें करते हैं, पर तूने तो अपने जीवन के अंदर ये सारी बातें उतारी है। और ये बात उन्हें वहाँ पर पूरी होती है। दूसरे दिन वो दोनों लेखक और उनकी पत्नी सारे शहर के अंदर मोहन घुमाने फिराने ले जाता है। फिर वहाँ से वह स्टेशन यानी कि छोड़ देता है और जब 500 रुपया देते हैं लेखक, तब वह मना करता है मोहन कि नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, पर आप दूसरी बार आओ तो मुझे फ़ोन कर देना। क्यों उसने पैसे लेने से मना किया? क्योंकि उसके लेखक और उसकी पत्नी के अंदर उसे अपने माँ और बाबूजी दिखे थे, इसीलिए कि मैं नहीं, आपसे पैसे नहीं लूँगा। इस तरह से यहाँ पर उन दोनों ने इस तरह से अपनी आत्मीयता दिखाई, मोहन ने भी और लेखक और उनकी पत्नी ने भी। लेखक और उनकी पत्नी का नाम था सत्यकेतु और उनकी पत्नी का नाम था कामना। यहाँ पर ये स्टोरी मैंने आपको बताई। अब बुक लेकर आप बैठ जाइए कि किस तरह से बुक के अंदर है। मैं बहुत यात्रा बीरू हूँ। यात्रा पर निकलते समय डर बना होता है कि पता नहीं कैसे कैसे लोग से पाला पड़ेगा। सबसे बड़ी असहजता तो अनुभव होती है अंट संट किराया मांगने वाले ऑटो वाले से। नए शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे, यह चिंता भी बनी रहती है। लेखक बहुत ही यात्रा भीरू यानी कि मुसाफरी से बहुत ही डरते थे। उन्हें बाहर निकलने से बहुत ही डर लगा रहता। क्यों? कि कैसे किस तरह से एक नए शहर के अंदर अनजान लोग होते हैं, ऑटो वाले भी पीछे ऐसे पड़े रहते हैं, ये बात से उन्हें बहुत ही चिंता लगी रहती थी। तो इस बार एक डॉक्टर से मिलने के लिए वह ग्वालियर जाना पड़ा उन्हें। पत्नी भी साथ थी, इसलिए थोड़ा आश्वस्त यानी कि थोड़ा अपने को ऐसा स्वस्थ नहीं महसूस कर रहे थे। स्टेशन पर उतरते ही ऑटो वाले पीछे पड़ गए। हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे। एक नवयुवक ऑटो वाला साथ लग गया। हम कुछ बोले बिना आगे बढ़ते रहे कि उसकी आवाज़ आई, बाबूजी आप आखिर कहीं जाएंगे न? तो और कोई ऑटो करेंगे तो फिर मेरे ऑटो क्यों नहीं?
उसकी जिद और आवाज़ में कुछ ऐसा आकर्षण महसूस हुआ कि मैंने स्वीकृति दे दी। उस ऑटो के अंदर वो दोनों बैठ गए। वह प्रेम भरी बातें करता रहा और हमें डॉक्टर के यहाँ पहुँचा दिया। उसके द्वारा बताए वांछित पैसे देकर डॉक्टर के घर की कॉल बेल बजाई। वहाँ पर जाने के बाद पता चला कि क्लिनिक की जगह बदल दी गई है। ऑटो वाला बिना हमारे कहे हमारा इंतज़ार कर रहा था। हमें नई जगह पर भी वो ऑटो वाले ने लेखक और उनकी पत्नी को नई जगह पर भी पहुंचा दिया। मैंने पूछा कितने पैसे दे दूं? बाबूजी जो इच्छा हो दे दीजिए। वैसे डॉक्टर के घर से यहाँ तक का किराया तो अतिरिक्त हो गया ना। उसने पूछा बाबूजी यहाँ से कहाँ जाओगे? ऑटो वाले ने पूछा कि कब कहाँ जाओगे आप? मैंने होटल का नाम बता दिया और कहा भाई तुम जाओ, यहाँ हमें देर लग सकती है। वह कुछ बोला नहीं। हम डॉक्टर के पास चले गए। घंटा भर बाद निकले तो देखा कि वही खड़ा था। अब हमें महसूस होने लगा था कि यह ऑटो वाला कुछ और है। यह हमारे भीतर घर कर गया था। होटल पर छोड़कर उसने पूछा फिर कब आऊँ? जब वहाँ बाहर उसने वेट किया, उसके बाद लेखक और उनकी पत्नी को ऐसा महसूस हुआ कि ऑटो वाला के अंदर कुछ और बात है। उनके हृदय के अंदर वो कुछ घर कर गया था कि यह ऑटो वाला कुछ और ही है। और वह ऑटो वाले ने पूछा भी कि अब मैं कब आऊँ? होटल पर छोड़ने के बाद। फिर कब आऊँ? यानी आप शहर में आए हैं, घूमेंगे फिरेंगे ना? आपको जहाँ जाना होगा मैं ले जाऊँगा। वैसे यहाँ कब तक है आप? कल शताब्दी है, लौटेंगे तो आपको घुमाने के लिए कब आ जाऊँ? भाई आज तो थके हैं, आराम करेंगे, कल घूमेंगे। ठीक है बाबूजी, यह रहा मेरा मोबाइल नंबर, मुझे फ़ोन करके बुला लीजिएगा। अरे तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। लेखक ने पूछा तुमने अपना मोबाइल नंबर बता दिया, बातें भी कर ली, और अपना नाम तो बताओ। फिर वो ऑटो वाले ने अपना नाम बताया, मोहन। यह याद रखना कि ऑटो वाले का नाम क्या था? मोहन। अंडरलाइन भी कर दीजिए इसके नीचे, मोहन। अरे बहुत ही अच्छा नाम है। दूसरे दिन घूमने का कार्य शुरू हो गया। वह बहुत प्रेम से एक के बाद एक स्थान दिखाता गया। मुझे बाबूजी और पत्नी को अम्मा, लेखक को बाबूजी और उनकी पत्नी को अम्मा के नाम से संबोधित करने लगा। घुमाकर होटल पर लौटे तो चाय पीने के लिए उसे भी कमरे में बुला लिया। वह बहुत संकोच के साथ आया। चाय पान के साथ हमारी पारिवारिक वार्ता शुरू हो गई। पत्नी ने पूछा बेटे तुम ग्वालियर के हो? उनकी पत्नी ने भी पूछा कि क्या बेटे तुम ग्वालियर के हो कि कोई और जगह से आए हो? ये सारी बातें उन दोनों के बीच होने लगी थी। और फिर क्या होता है यह हम अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू।